उत्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। यह चैनल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है हिंदी वाली, तो इसका जो टॉपिक है छंद है और ये 26 नंबर की वीडियो है। एक बार मैं जानकारी के लिए बता दूं, इसमें छंद का मतलब इसमें भाई किसी इसका लय होता है ना, तो किस तरीके से हमको पढ़ना है सारी चीज़ें हैं। वैसे मैं कोशिश तो करूंगा, लेकिन मान लिया कोई गलती होती तो उसको क्षमा कर देना, क्योंकि मुझे इतना बस मैं पढ़ने का कोई विशेष आपको बस परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो क्वेश्चंस आपके होने चाहिए, है ना। बाकी मैं कोशिश करूंगा। तो पहला प्रश्न है, छंद को पढ़ते समय ठहराव की स्थिति को कहते हैं। विकल्प ए है गति, विकल्प बी है यति, विकल्प सी है पद, विकल्प डी है तुक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यति। छंद को पढ़ते समय ठहराव की स्थिति को यति कहते हैं। यानी कि कोई छंद है तो जहाँ पे मतलब जैसे मान लिया कोई एक सिंपल छंद में बता दे रहा हूँ, यति मतलब विराम होता है ना, ठहराव। और प्रश्न संख्या दूसरा है, साधारणतया छंद के कितने भेद हैं। विकल्प ए है 2, विकल्प बी है 3, विकल्प सी है 4, विकल्प डी है 5। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। साधारणतः छंद के 2 भेद होते हैं, वो एक वर्णिक छंद होता है, एक मात्रिक छंद होता है ना। प्रश्न संख्या 3 है, छंद की प्रथम चर्चा कहाँ हुई, है ना। तो ये बताना है आपको। विकल्प ए है महाभारत में, विकल्प बी है अथर्ववेद में, विकल्प सी है ऋग्वेद में और विकल्प सी है ऋग्वेद में, विकल्प डी है रामचरितमानस में। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऋग्वेद में, है ना। छंद की प्रथम चर्चा ऋग्वेद में हुई है ना। चीज़ें और मैं बता दूं कि कहाँ कब हुई है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त पुरुष सूक्त के 9वें पुरुष सूक्त में छंद विधान की चर्चा की गई है ना। छंद के जो आदि आचार्य ब्रह्मा जी हैं ना, तो ये चीज़ें इसमें बात बताई गई है। ब्रह्मा जी बृहस्पति च्यवन या दुष्च्यवन के नाम से जानते हैं उनको। उसके बाद में मांडव्य के बाद में आते हैं सतैव के बाद में यास के बाद में पिंगल, यानी ये चयन है इनका, है ना। तो चीज़ें थी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, गणों की संख्या कितनी होती है। तो विकल्प ए है 5, विकल्प बी है 7, विकल्प सी है 8, विकल्प डी है 9। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। देख लीजिए, गणों की संख्या 8 होती है। तो कौन कौन सी होती है, देखिए मैं एक सूत्र लिखूंगा, यमाता राजभान सलगा। यमाता राजभान सलगा फार्मूला होता है। तो या से होगा यगड़, मा से हो गया मगड़, ता से हो गया तगड़, रा से रगड़, जा से जगड़, भा से भगड़, ना से नगड़, सा से सगड़। ये सब होता क्या है, मतलब क्या है कि जैसे इसमें गण के नाम होते हैं और यमाता मातारा ताराजा, उसके बाद में इस तरीके से हैं जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तो समझ जाएंगे। मैं थोड़ा सा इसमें बता रहा हूँ। प्रश्न संख्या 5, कितने वर्णों को मिलाकर एक गण बनाया गया है। विकल्प ए है 2, विकल्प बी है 3, विकल्प सी है 4, विकल्प डी है 5। तो करेक्ट आंसर है 3। देख लीजिए, 3 वर्णों को मिलाकर एक गण बनाया गया है। जैसे 3 वर्ण कौन कौन से, जैसे य म त, तो एक उठा लेंगे, य गण लगा देंगे। उसके बाद में फिर लिखा है प्रश्न संख्या 6 है, जिस छंद को कवि अपनी इच्छा अनुसार घटा बढ़ा कर रचना कर सकता है उसे कहते हैं। विकल्प ए है गेय छंद, विकल्प बी है अकविता छंद, विकल्प सी है केचुआ छंद, विकल्प डी है घनाक्षरी छंद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केचुआ छंद। जिन छंद को कभी अपनी इच्छा अनुसार घटा बढ़ाकर रचना करता है उसे केचुआ छंद कहते हैं। प्रश्न संख्या 7, किस छंद को मनहरण कहा जाता है। विकल्प ए है दोहा, विकल्प बी है घनाक्षरी और विकल्प सी है सवैया और विकल्प डी है भैरवय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा घनाक्षरी। घनाक्षरी को मनहरण भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। विकल्प ए है रोला, विकल्प बी है छप्पाया और विकल्प सी है चौपाई, विकल्प डी है सोरठा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोरठा। देख लीजिए, मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी बता दे रहा हूँ। देख लीजिए, यह दोहा का उल्टा होता है ना, सोरठा। इसमें 11 और 13 मात्राएं होती। विषम चरणों के अंत में तुक होता है ना। तो और सम चरणों के अंत में तुक नहीं आएगा। ये चीज़ मैं जैसे सिंपल सी बात है, मैं सोरठा भी आएगा तो मैं पढ़ के बता दूंगा इसका जो भी चीज़ें होती हैं, कैसे इसको पढ़ा जाता है, इसका लय बता दूंगा, है ना। तो ये सही होगा विकल्प डी। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत सोरठा होता है। सोरठा अर्धसमात्रिक छंद है। दोहे के द्वितीय चरण को प्रथम को द्वितीय तथा तृतीय को चतुर्थ और चतुर्थ को तृतीय कर देने से यह छंद बन जाता है। इस छंद के विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। तुक प्रथम और तृतीय चरणों होती है। प्रश्न संख्या 9, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती है, कौन सा छंद कहा जाएगा।
विकल्प ए है रोला, विकल्प बी है सौरठा, विकल्प सी है सवैया, विकल्प डी है कवित्त। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रोला। रोला सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति ही अधिक प्रचलित है। इसके प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं। 2 चरणों में तुक आवश्यक है। प्रश्न संख्या 10। जेहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक कविवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्ति में छंद है। देख लीजिए, मैंने पढ़ा है, जो भी चीज़ें मुझे ज़्यादा लय इसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा है, तो बस हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो करना चाहिए ना। तो विकल्प ये है दोहा, विकल्प बी है सोरठा, विकल्प सी है भैरवे और विकल्प डी है रोला। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सोरठा। तो सोरठा छंद के लय मैंने पढ़ दिया है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। थ्योरिकल क्लासेज होती तो मैं अच्छे से बताता। प्रस्तुत पंक्तियों में सोरठा छंद है। सोरठा छंद के विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। तुक प्रथम और तृतीय चरणों में होती है ना। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न संख्या है 11। रहमन चुप है बैठिए, देख दिनन को फेर, जबनी के दिन आई हैं, बनत न लगी हैं वेर। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? विकल्प ये है दोहा, विकल्प बी है सोरठा, विकल्प सी है रोला, विकल्प डी है चौपाई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोहा। दोहा अर्धसमात्रिक छंद है। इस छंद के विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। यति चरण के अंत में होती है। विषम चरणों के आदि में जगड़ नहीं होना चाहिए। सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए। यह 24 मात्राओं वाला छंद है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 12। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़, जिसको एक लघु गुरु लघु होता है, वह छंद है। पूछ रहा है कि वह छंद है। विकल्प ये है मालनी, विकल्प बी है भैरवे, विकल्प सी है रोला, विकल्प डी है इंद्रवज्रा। करेक्ट आंसर हो जाएगा भैरवे। भैरवे अर्धसमात्रिक छंद है। इस छंद के विषम चरण प्रथम और तृतीय है ना में 12-12 मात्राएं और सम चरणों द्वितीय और चतुर्थ में 7-7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में जगड़ या तगड़ आने से इस छंद में मिठास बढ़ती है। ठीक है। यदि प्रत्येक चरण के अंत में होती है। इसके प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं होती हैं, है ना। प्रश्न संख्या 13। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। विकल्प ये है 11, विकल्प बी है 13, विकल्प सी है 16, विकल्प डी है 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगड़, लघु गुरु लघु और तगड़ गुरु गुरु लघु का आना वर्जित है। तो पहले चरण की दूसरे से और तीसरे चरण की चौथे से मिलती है। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है। यह दृश्य जगत भासित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है। उपर्युक्त पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? विकल्प ये है 14-14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। विकल्प बी है 10-10 वर्णों की यति से 20 वर्णों वाला मात्रिक छंद है। विकल्प सी है 13-13 मात्राओं की यति से 26 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। विकल्प डी है 15-15 मात्राओं की यति से 30 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प ये, यानी कि 14-14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है।
उपयुक्त काव्य पंक्तियों में हर गीत का छंद है। इनमें 14-14 मात्राओं की यति पर कुल 28 मात्राओं के समचरण और चरणांत में लघु गुरु का प्रयोग ही प्रचलित है। चरणांत मतलब चरण के अंत में। या लकुटी अरु कमरिया पुर राज त्यों पुर को तजी डारो में प्रयुक्त छंद है। विकल्प ये है कबित, विकल्प बी है बरवय, विकल्प सी है सवैया, विकल्प डी है दोहा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सवैया। प्रस्तुत पंक्ति में सवैया छंद है। यह एक वर्णिक समृद्ध छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 अक्षर तक होते हैं। प्रश्न संख्या 16 मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। विकल्प ए है छप्पय, विकल्प बी है कुंडलियां, विकल्प सी है हरिगीतिका, विकल्प डी है सोरठा। करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंडलियां। कुंडलियां विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। दोहा और रोला छंदों के मिलने से यह छंद बनता है। इस छंद के प्रत्येक चरण की रचना दोहे के प्रथम और द्वितीय चरण को मिलकर होती है। फिर दोहे के तृतीय और चतुर्थ चरण को मिलाने से इसका द्वितीय चरण बनता है। अंत में रोले के चरण क्रमशः इसके तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ चरण बनते हैं। दोहे का चतुर्थ चरण रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है और दोहे के प्रारंभ का शब्द रोले के अंत में आता है। प्रश्न संख्या 17 अरसी छंद में होता है। विकल्प ये है 27 मात्राएं, 16 11 पर यति, अंत में लघु गुरु। उसके बाद में विकल्प बी है 28 मात्राएं, 16 12 पर यति, अंत में लघु गुरु। उसके बाद में विकल्प सी है 28 मात्राएं, 16 12 पर यति, अंत में गुरु लघु। विकल्प डी 27 मात्राएं, 16 11 पर यति, अंत में गुरु लघु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प डी यानी कि 27 मात्राएं, 16 11 पर यति, अंत में गुरु लघु। अरसी छंद के प्रत्येक चरण में 27 मात्राएं होती हैं, 16 और 11 पर यति होती है और छंद के अंत में सम चरणांत लघु गुरु होता है। पहली 16 मात्राओं की लय चौपाई की तरह तथा शेष मात्राओं की लय दोहे के दूसरे चरण की तरह होती है। प्रश्न संख्या 18 अनुष्टुप है। विकल्प ये है एक छंद, विकल्प बी है एक अलंकार, विकल्प सी है एक रस, विकल्प डी है एक गुण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक छंद। अनुष्टुप एक छंद है जिस छंद में पंचम अक्षर प्रत्येक चरण में लघु को परंतु सप्तम अक्षर केवल दूसरे तथा चौथे चरण में लघु हो, षष्ठ अक्षर प्रत्येक चरण में गुरु हो, उसे पद्य कहते हैं। पद्य को ही श्लोक या अनुष्टुप भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 19 अवधि का निजी छंद है। विकल्प ए है बरवय, विकल्प बी है कबित, विकल्प सी है रोला, विकल्प डी है छप्पय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बरवय। अवधि का प्राण प्रिय छंद बरवय है। बरवय बड़ा सुंदर छंद है किंतु आधुनिक कवित्व में इसका प्रयोग बहुत कम हो गया है। यह एक मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक विषम यानी कि पहले और तीसरे चरणों में 12 मात्राएं और सम यानी दूसरे और चौथे चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में जगड़ यानी कि लघु, दीर्घ, लघु मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 20 घनाक्षरी छंद है। विकल्प ये है मात्रिक, विकल्प बी है वर्णिक, विकल्प सी है अक्षरिक और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्णिक। घनाक्षरी वर्णिक छंद है। घनाक्षरी में 30 से लेकर 33 वर्णों का एक चरण होता है और 16-15 वर्णों पर यति तथा समस्त चरण में 8-8-8-7 वर्णों पर साधारणतः यति होता है। अंतिम वर्ण गुरु और चारों चरणों में समान तुक आवश्यक है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।